हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे यूट्यूब चैनल बायो न्यूज़ पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर 14 जो कि है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो अभी तक हम लोगों ने टोटल 13 चैप्टर जो हैं उनको डिस्कस कर लिया। उसकी वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाएगी। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख सकते हैं। मैंने उसमें एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन अच्छे से समझाया हुआ। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 14 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो देर नहीं करते हुए जल्दी से जल्दी हम लोग अपने डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग को यही डील करना है कि जैसे कि फोटोसिंथेसिस में हम लोगों ने देखा था जो प्लांट फूड बनाती है तो फिर उस फूड का यूज़ कैसे होता है, प्लांट उसको कैसे यूज़ करती है अपने एनर्जी के लिए, उसको हम लोग देखेंगे इसमें। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन में देख सकते हैं, स्क्रीन के लेफ्ट साइड में कुछ टॉपिक्स आप लोगों को दिख रहे हैं, जैसे कि डू प्लांट ब्रीथ, ग्लाइकोलाइसिस, फर्मेंटेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। ये सब वो टॉपिक हैं जो हम लोगों को डिस्कस करने हैं। और भी सब टॉपिक है जो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। और राइट साइड में आप लोग अपने स्क्रीन में देख सकते हैं कि मैंने कुछ लाइन को हाईलाइट किया हुआ है। ये बेसिकली इंपॉर्टेंट लाइन है जो आप लोगों को आगे भी वीडियो में मिलेगी, जिसको आप पढ़ के पूरा चैप्टर समझ सकते हो, मिस की पूरा सेंटेंस समझ सकते हो कि हाँ इस सेंटेंस में क्या लिखा हुआ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि पहला पैराग्राफ जो कि इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ। All of us breathe to live, but why is breathing so essential to life? What happens when we breathe? Also, do all living organisms, including plants and microbes, breathe? If so, how? इसमें कहना चाह रहा है कि जितने भी हम लोग होते हैं, प्लांट, एनिमल्स, सब कोई ब्रीथ करते हैं जिंदा रहने के लिए। तो ब्रीथिंग क्यों ज़रूरी होता है लाइफ के लिए? और जब हम लोग ब्रीथ करते हैं तो हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस होता है, क्यों, माने क्या होता है उसमें। और जितने तरह के ऑर्गेनिज्म है जैसे कि प्लांट हो गए, माइक्रोब्स हो गए, ब्रीथ करते हैं तो कैसे करते हैं। जैसे हमारे में तो इंसानों में, एनिमल्स में तो पता ही है, नाक होता है, नॉस्ट्रिल, जिसके थ्रू हम लोग ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। तो ये तरीका होता है जिसको हम लोग ब्रीथिंग बोलते हैं। तो इसे और सब जैसे ऑर्गेनिज्म हो गए, जितने भी वर्टिब्रेट्स हो गए, इन वर्टिब्रेट्स वाले में जितने आ गए हैं, जो एनिमल हम लोग ने पढ़ा था एनिमल किंगडम में चैप्टर 4 में, वो हो गए प्लांट। इस सबका अलग अलग प्रोसेस है। तो हम लोग देखते हैं कि प्लांट का क्या है। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट डेली लाइफ एक्टिविटीज़, बी इट एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन और इवन ब्रीथिंग। इसमें कह रहा है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, तो सबको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि लिविंग को ही ज़रूरत होगी, डेड को क्या ज़रूरत हो, तो कोई एक्टिविटी कर ही नहीं रही। लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जो भी डेली लाइफ की एक्टिविटी वो करते हैं, जैसे कि किसी चीज़ का ट्रांसपोर्ट करना, या बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहा, ब्लड का एब्जॉर्प्शन हो रहा, मूवमेंट या रिप्रोडक्शन या इवन ब्रीथिंग, तो सब के लिए एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी हम लोगों को कहाँ से मिलेगी? तो बेसिकली ये एनर्जी हम लोग को मिलेगी फूड से। ह्यूमन बींग को कहाँ से मिलेगी? तो जो फूड प्लांट बना रहा है उसको खाने के बाद हम लोग को मिलेगा। प्लांट को कहाँ? जो फूड वो खुद के लिए बना रहा उसी से। ठीक है, आगे देखते क्या लिखा हुआ। वेयर डज ऑल दिस एनर्जी कम फ्रॉम? वी नो वी ईट फूड फॉर एनर्जी, बट हाउ इज दिस एनर्जी टेकन फ्रॉम फूड? हाउ इज दिस एनर्जी यूटिलाइज्ड? डू ऑल फूड गिव द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी? डू प्लांट्स ईट? Where do plants get their energy from? And microorganisms for their energy requirement, do they eat food? देखिए कितना सारा क्वेश्चन पूछ दिया। इसमें बेसिकली यही है कि जिसमें हम लोग जानते हैं कि फूड से हम लोग को एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो इसमें यही लिख रहा है कि अगर जब फूड से हम लोग को एनर्जी मिलता है तो फूड से एनर्जी हम लोग लेते कैसे, क्या प्रोसेस है जो कि फूड से एनर्जी हम लोग को मिल रहा है, और फिर वो एनर्जी जो आ रहा है उसको यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं। और जितने तरह के फूड हम लोग खाते हैं, रोटी, दाल, चावल, जितने तरह के, क्या सब एक ही अमाउंट का एनर्जी देते हैं या सबका अलग अलग अमाउंट होता है? क्योंकि जाहिर सी बात है सब में अलग अलग हो, सबका अलग अलग कॉम्पोजिशन, तो सब अलग अलग हो। तो प्लांट में भी एनर्जी आता है, तो प्लांट क्या खाते हैं? जैसे हम लोग तो खाते हैं, तो प्लांट भी खाते हैं या कोई और तरीके से एनर्जी बनाते हैं। फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, यही सब इनमें लिखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। You may wonder at several questions raised above, they may seem to very disconnected, but in reality the process of breathing is very much connected to the process of release of energy from food. Let us try and understand how this happen. इसमें यह कह रहा है कि आप लोग ऊपर का क्वेश्चन पढ़ के ये सोच सकते हो
कि जितने भी बातें बोली गई ऊपर सब एक दूसरे से डिसकनेक्ट है, कोई कनेक्ट नहीं हो रहा। लेकिन रियलिटी में जो ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है एक दूसरे से। और जो ब्रीथिंग का प्रोसेस करके जो एनर्जी निकाला जा रहा है, जिसको यूज़ किया जा रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है। जो प्लांट में हो रहा है वो ह्यूमन में भी हो रहा है, बस तरीका अलग है ब्रीथिंग का। बाकी ब्रीथिंग होने के बाद जो प्रोसेस, जो एनर्जी निकालने का, वो प्रोसेस एक ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। All the energy required for life processes is obtained by oxidation of some macromolecule that we call food. Only green plant and cyanobacteria can prepare their own food by the process of photosynthesis. They trap light energy and convert it into chemical energy that is stored in the bonds of carbohydrate like glucose, sucrose and starch. तो इसमें यह कहना चाह रहा है कि जितने भी लाइफ प्रोसेस होते हैं ना, सब में एनर्जी की ज़रूरत है। अगर एनर्जी नहीं होगा तो काम चलेगा ही नहीं। तो जितना भी काम हो रहा है ज़िंदगी को चलाने के लिए, सब में एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। तो सब में एनर्जी आता कैसे है? तो जितने भी तरह के मॉलिक्यूल होते हैं ना, मैक्रो मॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, तो सब के क्या होता है कि ऑक्सीडेशन होता है, जिसको हम लोग फूड कहते हैं। ठीक है, लेकिन प्लांट जो होता है वो क्या करेगा? प्लांट और साइनोबैक्टीरिया तो हम लोग जानते हैं, ये लोग आपका खुद से फूड बना सकते हैं। ये ऑटोट्रॉपिक के कैटेगरी में आते हैं, इसलिए ये खुद से फूड बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कैसे बना रहे हैं, फोटोसिंथेसिस का क्या प्रोसेस है, क्या फार्मूला, ये हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया। अगर कुछ लोग जो ये वीडियो मेरे देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो वो जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं, मेरे चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगी। और आप लोग क्या है कि यूट्यूब में सर्च भी कर सकते हैं, बायो यूनिवर्स ओनली बायोलॉजी करके। अगर सर्च से बचना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब से क्या होगा हेल्पफुल, कि सब्सक्रिप्शन में आप लोगों का मेरा आ जाएगा, उसके बाद आप लोग तुरंत जाके वहाँ ओपन करोगे, आप लोगों को मेरी सारी वीडियो मिल जाएगी। और मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ लाइन बाय लाइन, तो मैं तो आप लोगों से उम्मीद करता हूँ ना कि आप लोग सब्सक्राइब कर लोगे, तो इसी बहाने मेरा चैनल सब्सक्राइब भी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। We must remember that in green plants too, not all cells, tissue and organs photosynthesize. Only cells containing chloroplast that are most often located in the superficial layer carry out photosynthesis. Hence, even in green plants, all other organs, tissue, and cells that are non-green need food for oxidation. Hence, food has to be translocated to all non-green plants. इसमें यह कह रहा है कि प्लांट तो फूड बनाता है, लेकिन प्लांट का सारा पार्ट फूड नहीं बनाता। प्लांट के जो ग्रीन पार्ट है, जहाँ पे क्लोरोफिल होगा, सिर्फ वही फूड बनाएगा। तो नॉन ग्रीन पार्ट को भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है भैया, तो उसको कैसे होगा? तो जो फूड बना रहा है ग्रीन पार्ट, वो नॉन ग्रीन पार्ट में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, जहाँ उसका ऑक्सीडेशन होगा, फिर उसे एनर्जी यूज़ किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन में, जैसा कि मैंने हाईलाइट किया, एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉपिक। क्या मतलब होता है हेटेरोट्रॉपिक का? तो हेटेरोट्रॉपिक का बेसिकली मतलब वो होता है जो कि फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड हो, खुद से फूड नहीं बना पाते। प्लांट क्या है? ऑटोट्रॉपिक, खुद से बना लेता। ऑटो मीन्स खुद से, और एनिमल क्या है? हेटेरोट्रॉपिक मीन्स दूसरे पे डिपेंड है फूड के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। What is important to recognize is that ultimately all the food that is required for life processes comes from photosynthesis. इसमें यह कह रहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट रिकॉग्नाइज करना यहाँ ये है कि जितनी भी फूड का ज़रूरत पड़ रहा है लाइफ प्रोसेस के, जो एनर्जी का ज़रूरत है उसके लिए, ठीक है, तो जितना भी एनर्जी के लिए फूड का ज़रूरत पड़ रहा है, वो फूड आ कहाँ से रहा है? तो वो सारे के सारे फूड फोटोसिंथेसिस से आ रहे हैं, मीन्स प्लांट से आ रहे हैं। ठीक है, और इस चैप्टर में जो हम लोग को डील करना टॉपिक वो है सेलुलर रेस्पिरेशन, जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, ये होता है, इसे सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, और इसे और भी एक नाम कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल्स विद इन द सेल टू रिलीज द एनर्जी एंड द एनर्जी ऑफ दिस एंड द ट्रैपिंग ऑफ दिस एनर्जी फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, इस चैप्टर में हम लोग को सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ना है। सेलुलर रेस्पिरेशन, जो सेल लेवल पे जो रेस्पिरेशन होता है उसको कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, और इसको हम लोग फूड मटेरियल का ब्रेक डाउन भी बोलेंगे, जो कि सेल में होगा, जिसमें कि एनर्जी निकलेगा, और एनर्जी कैसे स्टोर होगा उसको ट्रैप करेंगे ये एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के फॉर्म में वो ट्रैप रहेगा। ठीक है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे।
और उससे क्या सिंथेसिस होगा, ATP। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Photosynthesis, of course, takes place within the chloroplast in the eukaryotes, whereas the breakdown of complex molecules to aid energy takes place in the cytoplasm and in the mitochondria, also in eukaryotes। इसमें यह कह रहा है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो लोग जाते हैं क्लोरोप्लास्ट में होता है और वो यूकैरियोट में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो वहीं जो फोटोसिंथेसिस जो फूड बना उसका जब ब्रेक डाउन होगा सेल में, साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में, वो भी सेल में होगा और वो भी कहाँ होगा, सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में। तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन यूकैरियोट्स के ही सेल में हैपन होता है, प्रोकैरियोट में नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है रेस्पिरेशन। इसका डेफिनेशन देख लेते क्या है। द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थ्रू ऑक्सीडेशन विद इन द सेल्स लीडिंग टू रिलीज ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। द कंपाउंड्स दैट आर ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस आर नोन एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। अब देखिए दो टर्म आता है, रेस्पिरेशन एंड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो जब फूड जो जा रहा है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट हो, ठीक है, तो ये सब कार्बन कंपाउंड होते हैं। जो कंपाउंड के जब कार्बन कार्बन बॉन्ड का टूटना होता है, जब कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है कंपाउंड के, जब उनका ब्रेकिंग होता है, उनको तोड़ा जाता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू सेल के अंदर, तो उसमें एक ढेर सारा कंसिडरेबल अमाउंट का एनर्जी निकलता है। तो उसी को कहते हैं रेस्पिरेशन। कैसे टूट रहा है ये याद रखें, ऑक्सीडेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट रहा है और एनर्जी निकाला, उसको कहते हैं रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन में जो सबस्ट्रेट यूज हो रहा है, जो फूड मटेरियल यूज हो रहा है, उसको कहते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूजुअली कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज एनर्जी, बट प्रोटीन, फैट्स एंड इवन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इन सम प्लांट्स अंडर सर्टेन कंडीशन। तो इसमें हम लोग ह्यूमन बींग के बारे में तो नहीं पढ़, क्योंकि ह्यूमन बींग में क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट कुछ भी दो, सबको वो ऑक्सीडाइज कर देंगे, सबसे एनर्जी निकलेगा। लेकिन प्लांट में मैक्सिमम केस में कार्बोहाइड्रेट को ही ऑक्सीडाइज करके एनर्जी निकाला जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जहाँ प्रोटीन, फैट या अदर ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं उनको भी एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज करके एनर्जी निकाला जाता है। ठीक है, सर्टेन कंडीशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन विद इन अ सेल, ऑल द एनर्जी कंटेन इन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज नॉट रिलीज्ड फ्री इन to the cell or in a single step. It is released in a series of slow step-wise reactions controlled by enzymes, and it is trapped as chemical energy in the form of ATP. Hence, it is important to understand that the energy released by oxidation in respiration is not, or rather cannot be used directly, but it is used to synthesize ATP, which is broken down whenever and wherever energy needs to be utilized. Hence, ATP acts as the energy currency of the cell. देखिए इसका क्या कहने का मतलब है। इसका कहने का ये चाह रहा है कि जो ऑक्सीडेशन हो रहा है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का, फूड का, उससे एनर्जी निकल रहा है। ठीक है, तो जो एनर्जी निकल रहा है वो डायरेक्ट सेल में नहीं निकल जाता है, वो डायरेक्ट रिलीज नहीं हो जाता, वो क्या, स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस चलता है जिसमें ढेर सारे स्टेप आते हैं, स्लो मोशन में चलता है प्रोसेस, ढेर सारे स्टेप आएंगे तब जाके एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूट के उससे एक एनर्जी निकलता है, जो कि इसमें निकलेगा, हम लोग पढ़ेंगे पायरुविक। अब पायरुविक जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, वहाँ से बनेगा एसिटाइल CO। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन चलेगा जिससे कि आपका एनर्जी निकलेगा, सिर्फ एक स्टेप से नहीं, मल्टी स्टेप होगा वो। ठीक है, और ये जो मल्टी स्टेप का जो प्रोसेस होगा वो एंजाइम के थ्रू कंट्रोल्ड होगा, और जो एनर्जी निकलेगा उसको कब कैसे स्टोर्ड होगा, वो ATP के फॉर्म में ट्रैप रहेगा। ठीक है, तो इसमें यह कह रहा है कि ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हम लोगों के लिए कि जो एनर्जी जब रिलीज़ हो रहा ऑक्सीडेशन से रेस्पिरेशन के टाइम में, तो वो एनर्जी डायरेक्टली यूज़ नहीं होता, बल्कि उसको क्या, ATP सिंथेसिस करने के लिए यूज़ होता है। और फिर जब भी हम लोगों को एनर्जी का ज़रूरत होता है तो वो ATP को तोड़ा जाता है, तो एनर्जी हम लोग को मिलता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि सेल का जो एनर्जी करेंसी है वो होता है ATP। इसका कहने का मतलब है, मैं लिख के बता देता हूँ कि जो एनर्जी बनेगा ना वो बनेगा ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये I है, J मत समझिएगा इसको। ठीक है,
तो ये हुआ और ये क्या बन गया, ATP। ठीक है, तो इसके फॉर्म में स्टोर्ड होगा ATP के फॉर्म में, लेकिन जब बनेगा तो वो ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना, वो दोनों जुड़ के ATP बने और ATP स्टोर्ड हो गया। और जब एनर्जी का रिक्वायरमेंट, जैसे आप सुन रहे हो एनर्जी लग रही है, मैं बोल रहा हूँ एनर्जी लग रही है, तो ATP टूट के ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट होते जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने कुछ चार लाइनें स्किप कर दी, इसमें इंपॉर्टेंट कुछ वैसा नहीं है। ठीक है, या फिर चलिए मैं पढ़ा ही देता हूँ, जब मैं लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ तो मैं लाइन बाय लाइन पढ़ा। This energy trapped in ATP is utilized in various energy requiring processes of the organism, and carbon skeleton produced during respiration is used as precursors for biosynthesis of other molecules in this cell. इसमें कह रहा है कि जो एनर्जी ट्रैप हुआ ATP में वो यूटिलाइज हो गया, ढेर जो वेरियस एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस होते हैं लाइफ में, उसमें ATP यूज हो गया। और जो कार्बन स्केलेटन जो प्रोड्यूस हुआ रेस्पिरेशन के टाइम में, उस कार्बन स्केलेटन को यूज़ किया गया बायोसिंथेसिस करने के लिए अदर जो मॉलिक्यूल बनते हैं सेल में। ठीक है, तो यहाँ एनर्जी भी यूज़ हो गया, जो स्केलेटन बना उसका भी यूज़ हो गया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं जो इतनी देर से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को वाकई में अच्छा लग रहा है तो ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरे चैनल बनाए हुए 2 महीने हो गए और इसमें काफ़ी मैंने 20 से ज़्यादा वीडियो भी डाल दिए और 40 मिनट 30 मिनट की वीडियो डाली है, मेहनत भी किया, लेकिन मेरे देख रहा हूँ कि यार लोग आ रहे हैं वीडियो देख के चल जा रहे हैं, सब्सक्राइब कर ही नहीं रहे, जिस वजह से मेरी अभी तक 68 ही सब्सक्राइबर हुई हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यार बुरा लगता है इतना मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ और आप लोग एक सिंपल सा चीज़ है सब्सक्राइब का आइकन को टच करना, वो आप लोग नहीं कर रहे। तो प्लीज़ यार रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है डू प्लांट ब्रीथ, क्या प्लांट ब्रीथ करता है? चलिए देखते हैं। वेल द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नॉट क्वाइट सो डायरेक्ट। यस, प्लांट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन टू ऑकर एंड दे ऑल्सो गिव आउट CO2। देखिए, हम लोग कहते हैं ना कि रात में पेड़ के पास नहीं सोना चाहिए, वो उल्टा ऑक्सीजन देने के बजाय ऑक्सीजन लेने लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बजाय छोड़ने लगता है, इसीलिए कहता है कि रात में नहीं सोना चाहिए पेड़ के पास। तो वो बेसिकली समझिए वो क्यों होता है, क्योंकि आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं। अगर मैथोलॉजी में ये चीज़ बोला गया, देखिए इंडियन कल्चर में भी कितने सारे हज़ारों सालों से ये बात बोली जा रही है, पहले साइंटिफिकली प्रूव नहीं किया गया था लेकिन ये बात सही था कि क्यों होता, लेकिन अब क्या है साइंटिफिकली प्रूव किया गया कि क्यों होता है। तो बेसिकली यही होता है, रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि हमारे पुराणों में भी कहा गया है कि रात के टाइम में पेड़ के आसपास नहीं रहना चाहिए, पेड़ के पास सोना नहीं चाहिए, क्योंकि वो क्या होता है वो उल्टा ऑक्सीजन देने के बजाय लेने लगते हैं। क्यों लेने लगे? क्योंकि उनमें रेस्पिरेशन चलता है। ठीक है, चलिए। Hence, plants have a system in place that ensure the availability of oxygen. Plants, unlike animals, have no specialized organs for gaseous action, but they have stomata and lenticles for this purpose. इसमें कह रहा है कि प्लांट के पास भी स्पेशल ऑर्गन है। देखिए, एनिमल की तरह तो नहीं, नोज तो नहीं है, नॉस्ट्रिल तो नहीं है जैसे कि वो ब्रीथ करेंगे और उनको मिल जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, तो प्लांट के पास स्टोमेटा और लेंटिकल्स होते हैं, लेंटिकल उनके स्टेम में पाए जाएंगे और स्टोमेटा लीव्स में। ठीक है, तो वो क्या है कि उससे वो ऑक्सीजन को, जो गैसियस एक्सचेंज है उससे वो कर लेता है, ऑक्सीजन लेते हैं रात के टाइम में और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और दिन में जस्ट इसका रिवर्स, ऑक्सीजन छोड़ेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। There are several reasons why plant can get along without respiratory organs. First, each plant part take care of its own gas action need. There is very little transport of gases from one plant part to another. Second, plants do not present great demand for gas exchange. Roots, stems, and leaves respire at rates far lower than animals do. Only during photosynthesis are large volume of gases exchanged, and each leaf is well adapted to take care of its own needs during this period. When cell photosynthesis, availability of oxygen is not a problem in these cells since O2 is released within the cell. इसमें यह कह रहा है कि हम लोग को जानना है कि जो प्लांट होते हैं उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्यों नहीं होता, जैसे हमने नॉस्ट्रिल होता है तो उसमें क्यों नहीं होता है, यही सब रीज़न लिखा हुआ है कि कुछ प्लांट्स में
आपका क्या है कि मनी बेसिकली सारे प्लांट्स में कुछ ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन ये सब गैस की ज़रूरत नहीं होती जितना ह्यूमन बींग में होता है। और प्लस क्या है कि प्लांट के जितने प्लांट्स हैं सब अपना अपना टेक केयर करते हैं, सब अपना गैसेज एक्सचेंज का ख्याल रखते हैं। कोई जो लीफ है वो स्टोमेटा के थ्रू करेंगे और जो स्टेम है वो अपना लेंटिकल्स के थ्रू करेंगे, ठीक है। और हम लोग जानते हैं फोटोसिंथेसिस में हम लोग को पढ़ा है कि जो आपका वाटर एब्जॉर्ब होता है रूट से, उसी का हाइड्रोलाइसिस होता है और उसी का ऑक्सीजन उसी से निकलता है। प्लांट जो ऑक्सीजन देता है वो वाटर के ही थ्रू, वाटर जब टूटता है तो उससे ही देता है, तो उससे मिल जाता है। फिर कि जो ज़्यादा डिमांड नहीं होता इनका गैस के लिए, और जो ट्रांसपोर्ट जब गैस का करना होगा प्लांट को तो वो बहुत ही छोटा डिस्टेंस में करना पड़ता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट, तो इसीलिए उनमें कि कोई अलग ऑर्गन का ज़रूरत नहीं पड़ा, क्योंकि गैस यूज़ करते हैं लेकिन जैसा एनिमल करता है वो ऐसा नहीं करते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन स्टेम्स द लिविंग सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन थिन लेयर इनसाइड एंड बीनीथ द बार्क, दे ऑल्सो हैव ओपनिंग कॉल्ड लेंटिकल्स। वो बेसिकली वही है लेंटिकल और स्टोमेटा के बारे में, जैसा मैंने कहा कि लीव्स में स्टोमेटा होंगे और बार्क में जो स्टेम होता है उसमें एक भी ओपनिंग होता है जो गैसियस एक्सचेंज में काम होता है, वो होता है लेंटिकल। चलिए कुछ लाइनें को देखिए मैंने स्किप किया ऊपर वाले कि ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं समझने के लिए। बस खाली क्या है कि जब वाइवा आप लोग का हो ना तो इस में क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्यों नहीं होता है, तो ये सब आप लोग को बेसिक नॉलेज के लिए ज़रूरी है, ठीक है। और कभी अपने आंसर को लंबा लिखना तो उसके लिए भी ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सेल्स इन द इंटीरियर आर डेड एंड प्रोवाइड ओनली मैकेनिकल सपोर्ट, दज मोस्ट सेल्स ऑफ अ प्लांट have at least a part of their surface in contact with air. This is also facilitated by the loose packing of parenchyma cells in leaves, stems and roots, which provide an interconnected network of air spaces. ठीक है, तो उसमें यह कह रहा है कि जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ये पहले भी प्लांट एनाटॉमी पढ़ चुके हैं हम लोग अच्छे से। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पर देख दो, मैंने लाइन बाय लाइन अच्छे से समझाया कि प्लांट के इंटरनल पार्ट में डेड सेल होंगे, वो मैंने हार्ड होंगे, ठीक है। तो वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जैसे स्केलेनकाइमा हो गया, कॉलेनकाइमा। और जो बाहर जो पार्ट है जो एयर के टच में वो होते हैं पैरेनकाइमा। तो उसमें इंटरस्पेस जो है बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें एयर कैविटी होता है जिसमें कि एयर ट्रैप होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग फॉर्मूला के ऊपर रेस्पिरेशन का। देखिए फोटोसिंथेसिस का जस्ट उल्टा है, रिवर्स है। जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसी को जो फॉर्मूला है उसी को उल्टा कीजिए, रेस्पिरेशन का फॉर्मूला आ जाएगा। The complete combustion of glucose, which produce carbon dioxide, hydrogen as end products, yield energy, most of which is given out as heat. देखिए ये फॉर्मूला C6H12O6 ग्लूकोज प्लस 6O2 क्या दिया, ये 6CO2 प्लस 6HO प्लस एनर्जी। यहाँ फोटोसिंथेसिस में क्या था, वहाँ और वाटर भी निकल रहा था प्रोडक्ट में, लेकिन यहाँ नहीं वाटर है, ठीक है। यहाँ पे वाटर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है लेकिन प्रोडक्ट में निकल रहा है। तो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रहा है, वाटर भी निकल रहा है और एनर्जी भी निकल रहा है जो कि एज अ हीट निकलता है, ठीक है। इफ़ दिस एनर्जी इज टू बी यूजफुल टू द सेल, इट शुड बी एबल टू यूटिलाइज इट टू सिंथेसाइज अदर मॉलिक्यूल दैट द सेल रिक्वायर। बोल रहा है कि अगर जो एनर्जी बनाकर सेल के लिए वो यूज़फुल है ना, तो सेल उस एनर्जी का यूज़ करके अदर मॉलिक्यूल जो है उनको सिंथेसाइज करेगा जो कि सेल को ज़रूरत होता है, कोई भी चीज़ का कोई भी ऑर्गन बनाने में उसको यूज़ कर सकता है, ठीक है। The strategy that the plant cell uses is to catabolize the glucose molecule in such a way that not all the liberated energy goes out as heat. The key is to oxidize glucose not in one step but in several small steps, enabling some step to be just large enough so that the energy release can be coupled to ATP synthesis. How this is done is essentially the story of respiration. इसमें क्या रहा है कि स्ट्रेटजी प्लांट ये अपनाया हुआ है कि जो जब वो ग्लूकोज का कैटाबोलाइज करता है, जब उसको तोड़ता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कैटाबॉलिज्म मीन्स तोड़ना, जो रेस्पिरेशन होगा, फोटोसिंथेसिस हो गया एनाबॉलिक प्रोसेस मीन्स बनाना, ठीक है। तो जब कैटाबॉलिज्म होता है ग्लूकोज का तो उसके लिए एक ही वे स्टेप नहीं मल्टी स्टेप बनाया है प्लांट, ताकि जो एनर्जी निकले ना वो तुरंत बाहर रिलीज नहीं हो, वो उसको बढ़िया से ट्रैप करके प्लांट अपने पास रख सके। आज जो प्रोसेस होता है, जो स्टेप होता है, उसी को कहते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी आर रिलीज एज प्रोडक्ट। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला में देखा कि जब रेस्पिरेशन चलता है तो उसमें से ऑक्सीजन का यूज़ हो जाता है
और क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि ये पैराग्राफ है, इसमें कुछ वैसा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बस इसमें ये ग्लाइकोलाइसिस के बारे में लिखा हुआ है। तो चलिए एक बार मैं आप लोगों को समझा ही देता हूँ। द कंबसन रिएक्शन रिक्वायर्स ऑक्सीजन बट सम सेल्स लिव वेयर ऑक्सीजन मे और मे नॉट बी अवेलेबल। कैन यू थिंक ऑफ सच सिचुएशन एन ऑर्गेनिज्म वेयर ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल? There are sufficient reasons to believe that the first cells on this planet lived in an atmosphere that lacked oxygen. Even among present-day living organisms, we know of several that are adapted to anaerobic conditions. Some of these organisms are facultative anaerobes, while in others the requirement for anaerobic condition is obligate. In any case, all living organisms retain the enzymatic machinery to partially oxidize glucose without the help of oxygen. This breakdown of glucose to pyruvic acid is called glycolysis. तो इसमें क्या रहा है कि ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है, डिमांड होता है, देखा। लेकिन क्या है कि आप कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें रेस्पिरेशन होता है, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें कि ऑक्सीजन नहीं होता। कोई ऐसे सेल भी होते हैं जहाँ ऑक्सीजन नहीं पाया जाता, ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। तो वो रेस्पिरेशन कैसे करते हैं? तो उनमें रेस्पिरेशन कैसा होता है? तो उनमें होता है एनारोबिक कंडीशन में। ठीक है, ये क्या होता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो जब प्लैनेट में पहला एटमॉस्फेयर जो बना था ना हमारे अर्थ पे, वो था एनारोबिक कंडीशन था। उस समय ऑक्सीजन हमारे प्लैनेट पे नहीं था, तो उस समय भी सेल्स बने होंगे। तो वो कैसे रेस्पायर किए होंगे? तो वो एनारोबिक कंडीशन में बिना ऑक्सीजन के रेस्पायर किए होंगे। और इसमें क्या क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है, ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको कहेंगे ग्लाइकोलाइसिस, जो कि मल्टी स्टेप प्रोसेस होगा और उससे क्या बनेगा? पायरुविक एसिड। चलिए अब हम लोग देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। The term glycolysis has originated from the Greek words glykos for sugar and lysis for splitting. The scheme of glycolysis was given by Gustav Embden, Otto Meyerhoff, and J. Paranas, and is often referred to as the EMP pathway. In anaerobic organism, it is the only process in respiration. Glycolysis occurs in the cytoplasm of the cell and is present in all living organisms. In this process, glucose undergoes partial oxidation to form two molecules of pyruvic acid. ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें यह कह रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस वर्ड को पढ़ेंगे। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, शुगर, लाइसिस मीन्स तोड़ना। जैसे एनालाइसिस कैसे होता है? किसी भी चीज़ को तोड़ना। तो लाइसिस मीन्स होता है तोड़ना। तो ग्लाइकोलाइसिस वर्ड से पता चलो, जब ग्लूकोज को हम लोग तोड़ेंगे उसको कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। इसको 3 साइंटिस्ट ने मिल के दिया था, गुस्टेव एम्बेडन, ओटो मेयरहॉफ एंड जे पैरानस। तो 3 साइंटिस्ट ने मिल के ये बताया था प्रोसेस कि ग्लूकोज का जो होता है वो मल्टी स्टेप में टूटता है, जिसको कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो साइंटिस्ट के नाम पे भी इस प्रोसेस को एक नाम दिया गया जिसको कहते हैं EMP पाथवे। तो ग्लाइकोलाइसिस को ही EMP पाथवे कहा जाता है। ठीक है, एनारोबिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जिनमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, तो उसमें सिर्फ यही एक लौता प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस जो होता है, बाकी और कोई प्रोसेस नहीं होता। और एरोबिक ऑर्गेनिज्म जिनमें ऑक्सीजन होगा उनमें ग्लाइकोलाइसिस के अलावा भी बहुत सारे प्रोसेस होंगे। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस होता कहाँ है? तो ग्लाइकोलाइसिस जो है सेल के जो साइटोप्लाज्म है उसमें होगा। उसमें ग्लाइकोलाइसिस होगा, मल्टी स्टेप होगा, और लास्ट में जब वो टूट के क्या बनाएगा? एक मॉलिक्यूल जो है ग्लूकोज का, वो 2 मॉलिक्यूल आपका पायरुविक एसिड का बनाएगा। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस और वहाँ ग्लूकोज टूट रहा है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, और बचा हुआ जो पार्शियल वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। तो पार्शियल ऑक्सीडेशन हुआ ग्लूकोज का, वहाँ से 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का बन गया। ठीक है, अब इसके आगे पायरुविक एसिड क्या होगा वो देख लेते हैं। In plants, this glucose is derived from sucrose, which is the end product of photosynthesis, or from storage carbohydrate. इसमें यह कह रहा है कि प्लांट में जो ये ग्लूकोज मिलता है कहाँ से मिलता है? सुक्रोज से, क्योंकि एंड प्रोडक्ट जो फोटोसिंथेसिस का वो सुक्रोज है। ग्लूकोज बना, ट्रांसफर हुआ सुक्रोज के फॉर्म में, स्टार्च हुआ, ये स्टोर्ड हुआ स्टार्च के फॉर्म में। तो सुक्रोज से ग्लूकोज उसको मिल गया। ठीक है, सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज and fructose by the enzyme invertase, and these 2 monosaccharides readily enter the glycolytic pathway. इसमें यह कह रहा है कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में
सुक्रोज। सुक्रोज इन्वर्टेज एंजाइम के हेल्प से अपने आप को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, और उसके बाद ग्लूकोज और फ्रुक्टोज क्या करेगा, वो ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में एंटर कर जाएगा। ठीक है, देखिए आप लोग अपने स्क्रीन में देख सकते हैं राइट साइड में ये ग्लाइकोलाइसिस का एक डायग्राम है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को डायग्राम के ही थ्रू समझाना चाहूँगा। और ये सब जो आप लोग पैराग्राफ देख रहे हैं, ये बेसिकली ये सब वही लाइन है जो डायग्राम में है, तो मैं डायग्राम से आप लोग को समझा दूँगा, बाद में आप लोग अपने बुक में रिवीजन कीजिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन में देख सकते हैं कि पहला ग्लूकोज का 6 कार्बन का होता है ग्लूकोज, वो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में घुसा। ठीक है, साइटोप्लाज्म में वहाँ ग्लाइकोलाइसिस शुरू हो गया, वहाँ टूटना उसका शुरू हो गया। वहाँ एक एंजाइम आता है हेक्सोकाइनेज। तो हेक्सोकाइनेज क्या करेगा, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो वहाँ एटीपी का ज़रूरत पड़ा, एटीपी आया और एडीपी बन के निकल गया। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ग्लूकोज को हेक्सोकाइनेज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया, वहाँ एटीपी का ज़रूरत पड़ा, एटीपी आगे कन्वर्ट हुआ, एडीपी बना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो जो उसका जो फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, उसका आइसोमर बन गया। ठीक है, तो आइसोमर बन गया, वो बन गया फ्रूक्टोज 6 फॉस्फेट। माने कुछ चेंज नहीं हुआ, सिर्फ नाम चेंज हुआ, बाकी वही 6 कार्बन का है, आइसोमर है तो सेम ही है होगा मॉलिक्यूल ही सब। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया फ्रूक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, फिर उसके बाद जो फ्रूक्टोज 6 फॉस्फेट है वो आगे जाके बन जाता है फ्रूक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ठीक है, तो ग्लूकोज बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, फिर उसका आइसोमर बना फ्रूक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रूक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो फ्रूक्टोज 1,6 बाइस फॉस्फेट बन जाएगा, और उसमें भी एटीपी का यूज़ होगा, एटीपी क्या कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी में। ठीक है, तो अभी तक 2 एटीपी का यूज़ हो चुका है। तो फ्रूक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो बनेगा, अब वो आगे किस में कन्वर्ट होगा वो देखते हैं हम। तो फ्रूक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जैसा कि आप लोग हम स्क्रीन में देख सकते हैं, वो आगे कन्वर्ट हो जाएगा ट्रायोज फॉस्फेट में। ठीक है, ट्रायोज फॉस्फेट में हो जाएगा, जिसको हम लोग कहेंगे ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब ट्रायोज फॉस्फेट जो है ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, अब इसका भी एक आइसोमर बन जाएगा, जो कि बन जाएगा ट्रायोज फॉस्फेट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट 3 कार्बन का। ठीक है, तो इसका भी बन गया आइसोमर। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर जो ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है वो आगे जाके कन्वर्ट हो जा रहा है आपका 1,3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। ठीक है, तो ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, 2 मॉलिक्यूल बन रहा है किसका 1,3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड का, इसमें NAD घुस के NADH2 बन रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर 1,3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड जो है वो फिर 2 मॉलिक्यूल बना रहा है आपका किसका 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड का, इसमें ADP घुस के ATP बन रहा है, यहाँ उल्टा हो रहा है, देखिए यहाँ ADP जा रहा है और ATP निकल रहा है। ठीक है, तो ट्रैप हो जा रहा है। फिर 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड जो है वो क्या बन जा रहा है, 2 मॉलिक्यूल बन जा रहा है आपका 2 फॉस्फोग्लाइसरेट का। ठीक है, फिर उसके बाद जो 2 मॉलिक्यूल बना 2 फॉस्फोग्लाइसरेट का, उसमें से वाटर निकल रहा है, और फिर 2 फॉस्फोग्लाइसरेट जो है वो कन्वर्ट हो जा रहा है फॉस्फोफिनोल पायरुवेट, और फॉस्फोफिनोल पायरुवेट जो बन रहा है कितना मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, फिर उसके बाद फॉस्फोफिनोल पायरुवेट क्या बन रहा है, वो बन रहा है पायरुविक एसिड, और कितना बन रहा है 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बार में ये जो प्रोसेस है ना एक बार में याद नहीं होगा, इसको बार बार आप लोगों को रिपीट करना होगा। और क्या है कि इसका आप लोग कहीं डायग्राम बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए और बना के अपने दीवार में चिपका दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अंत में क्या बना ग्लाइकोलाइसिस में से साइटोप्लाज्म में, पायरुविक एसिड, कितना मॉलिक्यूल 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। There are 3 major ways in which different cells handle pyruvic acid produced by glycolysis। इसमें क्या है कि जो pyruvic acid बन रहा है ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू, उसका 3 मेजर वेज है जो कि सेल हैंडल करता है। ठीक है, क्या क्या देखते हैं। These are lactic acid fermentation, alcoholic fermentation and aerobic respiration. Fermentation takes place under anaerobic condition in many prokaryotes and unicellular eukaryotes for complete oxidation of glucose to carbon dioxide and H2O. However, organisms
adopt Krebs cycle, which is also called as aerobic respiration. This requires oxygen supply. इसमें कह रहा है कि पायरुविक एसिड जो बन गया उसका अब क्या है कि उसको हैंडल किया जाता 3 तरीके से, या तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, नहीं तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन, 3। तो फर्मेंटेशन जो होता है ना, चाहे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो या एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, तो ये जो फर्मेंटेशन उस सेल में चलेगा, उस ऑर्गेनिज्म में चलेगा जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिलता, जो एनारोबिक होंगे, ठीक है, और उसे कंप्लीट ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करके बना देंगे, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2। और जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें कि ऑक्सीजन मिल रहा है तो उनमें फर्मेंटेशन नहीं चलेगा, बल्कि उनमें क्या चलेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रेब्स साइकिल, और एरोबिक रेस्पिरेशन और क्रेब्स साइकिल। और ये कहाँ चलेगा, ये चलेगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, वो भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फर्मेंटेशन, in fermentation, say by yeast, the incomplete oxidation of glucose is achieved under anaerobic condition by sets of reactions where pyruvic acid is converted to carbon dioxide and ethanol. The enzymes pyruvic acid decarboxylase and alcohol dehydrogenase catalyze this reaction. Other organisms like some bacteria produce lactic acid from pyruvic acid. The steps involved are shown in figure 14.2. In animal cells also, like muscles, during exercise when no oxygen is inadequate for cellular respiration, pyruvic acid is reduced to lactic acid by lactate dehydrogenase. इसमें कहना ये चाह रहा है कि जहाँ फर्मेंटेशन होता है ना, चाहे अल्कोहलिक हो या लैक्टिक एसिड में, तो फर्मेंटेशन जहाँ हो रहा है, जाहिर सी बात है वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो वहाँ क्या बन रहा है, वहाँ बिना ऑक्सीजन के पायरुविक एसिड को कन्वर्ट कर दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में। तो फर्मेंटेशन में क्या बना प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल, ठीक है। और इसमें एंजाइम कौन सा है, पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज और अल्कोहल डीहाइड्रोजनेज, ठीक। फिर वहाँ कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि अल्कोहल फर्मेंटेशन की जगह बनाते हैं आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो चलता है, तो उसमें क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है पायरुविक एसिड से, ठीक है। तो जो ईस्ट है वहाँ क्या बना, वो अल्कोहल फर्मेंटेशन कर रहा है, तो उसमें बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल। बैक्टीरिया जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कर रहा है तो उसमें क्या बनेगा, पायरुविक एसिड, उसमें बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो जैसा कि एनिमल हम लोग में भी होता है, जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं ना, या दौड़ते या चलते हैं, तो हम लोग का जो मसल्स होता है ना, उसमें ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जिस वजह से क्या कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से वहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं चलता, एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं चलता, वहाँ क्या होगा, एनारोबिक कंडीशन बन जाएगा। तो फिर वहाँ भी क्या बनेगा, तो वहाँ भी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बनेगा, ठीक है। और वहाँ पे कौन सा एंजाइम आ जाएगा, वहाँ भी लैक्टिक एसिड बनेगा जो होगा लैक्टेट डीहाइड्रोजनेज। तो ये ध्यान रखें कि हमारे बॉडी में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, लेकिन कहाँ होता है, जहाँ ऑक्सीजन की कमी, कब, जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं या दौड़ते हैं, ठीक है। और ये दोनों प्रोसेस में NADH जो है वो रीऑक्सीडाइज हो जाएगा, NAD रीऑक्सीडाइज होगा NADH2 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। In both lactic acid and alcohol fermentation, not much energy is released. Less than 7% of the energy in glucose is released, and not all of it is trapped as high energy bond of ATP. Although the processes are hazardous, either acid or alcohol is produced. What is the net ATP that is synthesized? Calculate how many ATP are synthesized and deduct the number of ATP utilized during glycolysis when one molecule of glucose is fermented to alcohol or lactic acid. मैं ये कह रहा है कि लैक्टिक एसिड और अल्कोहल फर्मेंटेशन जो होता है ना, उसमें ज़्यादा एनर्जी नहीं बनता। जो ग्लाइकोलाइसिस वाला जो होता है उसमें जितना एनर्जी बनता है उसका 7% इसमें बन पाता है, और उसमें क्या है, ATP के फॉर्म में ट्रैप भी करता है, इसमें ATP के फॉर्म में ट्रैप भी नहीं कर देता। और दूसरा बात है कि इसमें इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड बनता है हमारे बॉडी में, तो जो कि हानिकारक है, ठीक है, वो सही नहीं होता। हाँ, ईस्ट से जो बियर बनता है, वाइन विस्की, उसमें अल्कोहल होता है, वो बेसिकली फर्मेंटेशन ही प्रोसेस में बनता है, ठीक है। ईस्ट पॉइजन देमसेल्फ टू डेथ व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल रीचेस अबाउट 13% पर सेल। तो ईस्ट में क्या होता है ना, जब अल्कोहल 13% से ज़्यादा बढ़ जाता है ना पर सेल में, तो वो अपने आप को पॉइजन कर देता है, मर जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन। Aerobic respiration is the process that leads to a complete oxidation of organic substances in the presence of oxygen and releases carbon dioxide, water, and a large amount of energy present in the substrate.
मैं कह रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? जब ग्लूकोज का कंप्लीट रेस्पिरेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा ऑक्सीजन के प्रेजेंट में और प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी निकल रहा है, उसी को कहेंगे हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन। और ये कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। For aerobic respiration to take place within the mitochondria, the final product of glycolysis, pyruvate, is transported from the cytoplasm into the mitochondria। देखिए क्या मैंने अभी बोला था, अभी देखिए लिखा हुआ कि पायरुविक एसिड जो साइटोप्लाज्म बना ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया में उसको भेज दिया जाएगा, वहाँ ऑक्सीजन होगा, वहाँ पे फिर एरोबिक रेस्पिरेशन चलेगा, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकल के आएगा। उसमें कुछ इवेंट होते हैं, वो पढ़ लेते हैं। The complete oxidation of pyruvate by the stepwise removal of all the hydrogen atoms, leaving 3 molecules of carbon dioxide. The passing on of the electron removed as part of the hydrogen atom to molecule oxygen with simultaneous synthesis of ATP। इसमें क्या बोल रहा है कि पायरुविक एसिड बना, उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, स्टेप वाइज में चलेगा हाइड्रोजन आइटम को रिमूव करते हुए, और 3 मॉलिक्यूल कार्बन का निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का 3 मॉलिक्यूल निकलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन, जो वहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा उससे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो निकल रहा है, तो उससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है ऑक्सीजन से, तो उसमें क्या हो रहा है कि एटीपी सिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन के होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ये आप लोगों को पता होगा डब्ल्यू में। तो ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन ये दोनों मेम्ब्रेन में चलता है, इनर में भी कुछ चलेगा, कुछ आउटर में चलेगा। ठीक है, The first process takes place in the matrix of mitochondria, while the second process is located on the inner membrane of the mitochondria। देखिए इसमें मैंने अभी कहा कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन का पहला प्रोसेस है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलेगा, और जो दूसरा प्रोसेस है एरोबिक रेस्पिरेशन का वो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में चलेगा। ठीक है, पायरुवेट विच इज फॉर्म्ड बाय द ग्लाइकोलाइटिक कैटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द साइटोसोल। After it enters mitochondrial matrix, undergoes oxidative decarboxylation by a complex set of reactions catalyzed by the pyruvic dehydrogenase. The reaction catalyzed by the pyruvic dehydrogenase requires the participation of several coenzyme NAD and coenzyme A। जिसमें कह रहा है पायरुविक एसिड बना साइटोप्लाज्म में, वो माइटोकॉन्ड्रियल के मैट्रिक्स में चला गया, वहाँ पे उसका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुआ। ठीक है, तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कैसे हुआ? तो वहाँ एंजाइम आया आपका पायरुविक डीहाइड्रोजिनेज, और कुछ सेवरल कोएंजाइम का ज़रूरत पड़ा, जिसमें कि कोएंजाइम ए का ज़रूरत पड़ा, NAD+ का ज़रूरत पड़ा, और मैग्नीशियम +2 का। फिर इसके बाद कन्वर्ट हो गया ये एसिटाइल CO में, कार्बन डाइऑक्साइड में, और NADH2 में। ठीक है, इतना बन गया मैट्रिक्स में। अब आगे देखते हैं क्या होता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 आर प्रोड्यूस फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड प्रोड्यूस फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। इसमें यह कह रहा है कि एक मॉलिक्यूल का जो था ग्लूकोज का, तो उसमें ग्लाइकोलाइसिस में 2 मॉलिक्यूल बने पायरुविक एसिड थे। एक पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल से एक NADH2 बना, तो 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल से कितना NADH2 बनेगा? 2 बनेगा। ठीक है, इसमें वही कह रहा है कितना बन रहा है नंबर हम लोग को याद रखना है। और जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो पायरुविक एसिड जब एसिटाइल CO में कन्वर्ट कर रहा है, उसमें क्या क्या जरूरत पड़ रहा है ये भी ध्यान रखना। ठीक है, द एसिटाइल CoA देन एंटर्स अ साइक्लिक पाथवे ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल मोर कॉमनली नोन एज क्रेब साइकिल आफ्टर द साइंटिस्ट हैंस क्रेब हु फर्स्ट एलुसिडेटेड इट। ठीक है, तब एसिटाइल CoA बन गया, ये देख लिया हम लोगों ने। अब एसिटाइल CoA जो बना है, अब वो क्या करेगा, वो भी एक रिएक्शन में घुसेगा, जिसको हम लोग कहते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और या फिर इसको क्रेब साइकिल भी बोलेंगे, क्योंकि इसका साइंटिस्ट थे हैंस क्रेब, जिन्होंने ये दिया था। ठीक है, अब ये क्या है कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्या है, ये हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में, क्योंकि चैप्टर काफ़ी बड़ा है। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो में अगर चैप्टर कंप्लीट कवर करने जाऊँगे तो काफ़ी देर लग जाएगा, 1.5-2 घंटे का वीडियो बन जाएगा, जो आप लोग भी बोर हो जाओगे देखते देखते, क्योंकि मैं ऐसे ही सिंपल तरीके से वीडियो बना रहा हूँ। इसीलिए मैंने फैसला लिया कि मैं छोटी छोटी वीडियो बनाऊँ। ठीक है, तो अब हम लोग का जो अगला टॉपिक है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, उसके साथ अब हम लोग मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो। कुछ अगर कमी लग गया हो, कोई दिक्कत हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ और चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए बाय बाय। अब हम लोग मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।